हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। कल हम सॉरी सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमने सल्तनत काल के राज्य के स्वरूप के विषय में चर्चा की कि राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था या धर्म केंद्रित था या धर्म प्रधान था, इसके विषय में चर्चा की। फिर हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में चर्चा की कि दिल्ली सुल्तानों का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राचीन भारतीय शासकों से अलग था। शासन का प्रमुख सुल्तान होता था, अभी तो खलीफा होता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से खलीफा प्रमुख होता था, लेकिन वास्तविक शक्ति है वो सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी। और सुल्तान है वो सैद्धांतिक रूप से तो खलीफा को मानता था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वो अपने अनुसार ही वो शासन करता था। उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है वो कोई शक्ति है वो हमें सल्तनत काल में दिखाई नहीं देती अभी लेकिन अमीर और जो उलेमा वर्ग है वो शासन की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी स्थिति में करते हैं जब शासक है वो कमज़ोर होता है, अर्थात इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात हमने शासन के जो प्रमुख अधिकारी है जो शासन कार्य के अंदर है वो सहयोग देते थे सुल्तान को। उसमें हमें नाइब मुमालिकात है जो एक प्रमुख अधिकारी था शासन सुल्तान के बाद में, उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने वजीर की चर्चा की जो प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता था। उसके बाद में अपने दीवान आरिज की चर्चा की। उसके पश्चात हमने दीवान ईसा शाही पत्र विभाग का अध्यक्ष है उसकी चर्चा की। दीवान रसालत विदेश मंत्री की चर्चा की। सदर सुदूर है जो दान विभाग का अध्यक्ष होता था। काजीउल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, उसकी चर्चा की। और फिर कुछ अन्य छोटे अधिकारी हैं जिसमें अमीर हाजिब है, वकील दर है, अमीर आखूर है, उसकी व्यवस्था की उसकी हमने चर्चा की। आज हम क्या है कि जो 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 सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। तो सल्तनत काल का है उसके अंदर प्रांत को है वो इक्ता कहा जाता था। प्रांत को इक्ता कहा जाता है या अक्ता कहा जाता था। तो इल्तुतमिश द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय शासन व्यवस्था का गठन किया गया था और प्रांत के जो अध्यक्ष है उसको इक्तादार या मुक्ता कहा जाता था और कभी कभी उसे वली भी कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल के अंदर है वो प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वप्रथम गठित करने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश ने जो मध्य एशिया में जो प्रचलित है जो 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 शासन व्यवस्था थी उसको जो जिसको इक्ता कहा जाता था उसने भारत के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया। और इसके अंतर्गत क्या है कि दो इक्ता होते थे, एक बड़ा इक्ता होता था, एक छोटा इक्ता होता था। जहाँ मुगल काल की हमने अध्ययन किया था वहाँ भूराजस्व अनुदान को जागीर कहा जाता था, लेकिन सल्तनत काल में जो भूराजस्व अनुदान है वो पैतृक नहीं होता था। मृत्यु के पश्चात भूराजस्व अनुदान है उसको वापस खालसा भूमि के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता था। तो इक्ता जो प्रथा है वो अरब में प्रचलित थी और हिंदुस्तान में इक्ता प्रथा है उसको लाने का जो कार्य है वो एक प्रकार से है वो इल्तुतमिश ने किया, ये हमने देखा था। तो इक्ता प्रथा के अंतर्गत इल्तुतमिश ने जो क्या किया कि इसने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की जो इक्ताएँ हैं जो जो दिल्ली सल्तनत जो उसका साम्राज्य था उसको उन्होंने अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया और उन प्रांतों को उन्होंने इक्ता कहा। और प्रत्येक इक्ता के अंदर शासन चलाने के लिए उसने अपने विश्वास पात्र जो उसके कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होते थे उसको नियुक्त किया और उन कॉन्फिडेंशियल व्यक्तियों को इक्तादार, वली और मुक्ता कहा जाता था। तो इन इक्तादारों को कई कार्य है वो सौंपे जो इल्तुतमिश ने, और उसमें प्रत्येक इक्तादार को उन्होंने कहा कि अपने अंतर्गत इक्ताओं में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा वो। और प्रत्येक इक्तादार अपने अधीन जो इक्ता है उसमें भूराजस्व करों की वसूली करेगा और भूराजस्व करों की जो वसूली करने के पश्चात वो अपना वेतन और प्रशासन का जो खर्चा वो काट करके है बाकी जो पैसा है वो कहाँ जमा कराएगा, केंद्र के अंदर जमा कराएगा जिसको फाजिल कहा जाता था। तो जब भी सुल्तान को आवश्यकता पड़ती थी तो उसे सैनिक सेवा भी है वो देनी होती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने है वो इल्तुतमिश ने है वो प्रांतों को है वो छोटे छोटे इक्ताओं के अंदर इकाइयों में बांटा और इन इकाइयों को है वो इक्ता कहा जाता था। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं कि उसमें इक्ताओं की न तो संख्या निश्चित थी और नहीं उनका शासन प्रबंध एक तरह से हो सकता था। तो बड़े इक्ताओं में जो इक्ता है उसके जो प्रधान को मुफ्ती, नाजिब, नाइब सुल्तान और वली के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम देखते हैं कि इक्ता दो प्रकार के हो गए थे। एक इक्ता तो वे थे जो पहले से दिल्ली सल्तनत के अधीन चले आ रहे थे और दूसरे इक्ता वे थे जिनको जीतकर उसी समय दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। तो दूसरे प्रकार के इक्ताओं में जो मुफ्ती जिनका अध्यक्ष मुफ्ती या वली होता था तो उनको कुछ अधिक सैनिक अधिकार दिए गए थे,
जिससे वो इक्ता जो अपने अधीन जो इक्ता है उसको दिल्ली सल्तनत के पूर्ण प्रभाव में ला सके। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण भारत है, क्योंकि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी है उसने किस प्रकार से दक्षिण के राज्यों को भी जीता था, अपने अपनी अधीनता स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए वो बाध्य किया था। तो लेकिन वो जो दक्षिण के राज्य थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो दक्षिण के राज्य दिल्ली सल्तनत के अंग बने, एक प्रकार से उसके अधीन बने, तो उनमें उनको एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक स्वायत्ता दी थी और वे अपने अपने इक्ताओं में जो मुक्ति वली है वो वे सभी समस्त अधिकार उनका इस्तेमाल करते थे जो केंद्र के अंदर सुल्तान करता था। तो क्योंकि शासन समस्त शासन का जो उत्तरदायित्व है वो किसका था, जो इक्तदारों का था। तो एक तरह क्या है कि जो प्रत्येक वर्ष है जो आय और व्यय की जो सूचना है वो केवल वो सुल्तान को देते थे और जो बचा हुआ धन है अपने खर्चे का काट करके जो बचा हुआ धन है वो जो इक्तादार है वो जब वली जिसको कहते थे वो खजाने में जमा कराते थे और वो अपनी शक्तिशाली सेनाएं रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर है वो सुल्तान को सैनिक सहायता के लिए वो उपस्थित हो जाते थे और सुल्तान की आज्ञा के बिना वो अपने राज्य का विस्तार भी नहीं करते थे, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया था। और जब वे सुल्तान की आज्ञा के अनुसार युद्ध करते थे तो लूटे हुए माल को का कुछ हिस्सा है वो केंद्र सरकार में भी जमा कराते थे, लूटेड प्रॉपर्टी जिसको खम्स कहा जाता था। और खम्स के बारे में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदल दिया था। तो पहले तो क्या है कि 80% है वो सैनिकों को बांट दिया जाता था, लूटे हुए माल को 20% है वो सरकारी खजाने में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको उल्टा कर दिया था, जो सरकारी खजाने में 80% और जो सैनिक है उनको 20%। तो इसका उलेमाओं ने जब विरोध किया तो आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं तो ये जानता हूँ कि राज्य के हित में क्या है, क्योंकि वो एक तरह से जो किसी को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना चाहता था अमीरों को, जिससे कि वो उसके राज्य के लिए खतरा पैदा हो। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक तरह से बदल दिया। तो क्या है कि जो इक़्तिदार हैं वो एक तरह से सुल्तान की बातें दरबार एक तरह से नहीं कर सकते थे, जैसे एक तरह से मुग़ल जो आपके राजपूत सामंत है वो करते थे, और वे अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा सकते थे जो इक़्तिदार है, और अपने नाम के सिक्के भी नहीं डाल सकते थे। लेकिन दुर्बल जो शासक होते थे उनके समय के अंदर क्या है कि वो एक तरह से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जैसे लोधी शासकों के समय में उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं और हाथी रखना है वो प्रारंभ कर दिया था, और जो मुक्ति वली है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, और एक प्रकार से वो विद्रोह करके राजवंश में परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब शासक कमज़ोर थे तब ये थोड़े वो हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे, और उन्होंने एक तरह से अव्यवस्था फैलाना शुरू कर दिया था। तो 13वीं शताब्दी में जो छोटी इक्ता है वो शासन की कोई इकाई नहीं थी, और लेकिन उसके पश्चात इक्ता है उसको एक तरह से क्या है कि जो इक्ता है जो होता है इक़्तिदार, जो मैंने आपको बताया कि जो इक़्तिदार होता था वो प्रांत का दूसरा मुख्य अधिकारी होता था, और साहिब दीवान होता था। मतलब जो एक प्रांत का जो पहला अधिकारी होता था वो इक़्तिदार होता था, और दूसरा जो अधिकारी होता था वो जो उसको ख्वाजा कहते थे या जो साहिब दीवान कहा जाता था, और उसका जो कार्य है वो भू राजस्व से संबंधित मामलों को देखना होता था। साहिब दीवान की मदद के लिए प्रत्येक प्रांत में जो एक नाजिद और वकूफ़ नामक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, तो जो भूमिकर की वसूली और आय और व्यय का जो हिसाब रखने के अंदर साहिब दीवान उसकी मदद करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इक्ता प्रथा है वो सल्तनत काल में प्रचलित थी, और इक्ता है जिसको प्रांत को इक्ता कहा जाता था, इस इक्ता को अनेक सिक्कों के अंदर विभाजित किया गया था, और सिख के अध्यक्ष को सिकदार कहा जाता था। तो पहली बार जो सिकदार का उल्लेख है वो तुगलक सुल्तानों के समय के अंदर है, वो हमें देखने को मिलता है। और प्रत्येक जो सिख है जो सिख है वो कई परगनों के अंदर विभाजित होता था, और परगना का जो अध्यक्ष है उसको अमील कहा जाता था, और प्रत्येक परगने के अंदर है जो 84 से लेकर के 100 गांव तक सम्मिलित होते थे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो सिख है वो परगनों में विभाजित था, और परगना एक जो आमिल होता था, और इसमें एक तरह से एक आमिल होता था परगने में, और एक मुशर्रिफ होता था, और एक खजांची होता था, तो 2 कलरक होते थे। और आमिल परगने का जो मुख्य अधिकारी, परगने का मुख्य अधिकारी आमिल होता था, और मुशर्रिफ है लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। तो परगने में लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी को है वो अमीन भी कहा जाता था, या जिसको मुंसिफ भी कहा जाता था, या मुंसरिफ भी कहा जाता था। तो ये लगान को निश्चित करता था। अमील और एक मुंसरिफ 2 प्रमुख अधिकारी होते थे परगने में।
तो परगना वो शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई समझी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर राज्य का प्रत्यक्ष जो संपर्क है वो किसानों से होता था। इसका जो और शासन की, लेकिन सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई है वो गांव होती थी। और गांव में जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत गांव आते थे। और गांव के चौकीदार है, पटवारी है, खूत है, मुकद्दम है, चौधरी है, ये पैतृक अधिकारी होते थे। और शासन को लगान वसूल करने में ये एक तरह से क्या है कि आमिल और उसको मुंसरिफ को वो सहायता देते थे। तो अलाउद्दीन के शासनकाल के अतिरिक्त जो संपूर्ण सल्तनत काल में है वो कुछ विशेष सुविधाएं इनको प्राप्त थी। और जो इसके अतिरिक्त गांव के अंदर पंचायतें होती जो शिक्षा, स्वच्छता और न्याय जैसे स्थानीय कार्य भी करती थी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सल्तनत काल के अंदर है वो जो इक्ता प्रथा है वो शासन का एक महत्वपूर्ण पार्ट थी। जहाँ तक सैन्य व्यवस्था की हम बात करते हैं कि सल्तनत काल में सैन्य संगठन है वो दशमलव पद्धति पर आधारित था। और 10 घुड़सवारों के अध्यक्ष को है वो सर-ए-खेल कहा जाता था। 10 घुड़सवारों का जो अध्यक्ष होता था उसको सर-ए-खेल कहा जाता था। और सेना की सबसे छोटी जो टुकड़ी होती थी वो 10 घुड़सवारों की होती थी। तो जो एक सर-ए-खेल के ऊपर है एक सिपह सालार होता था। और 10 सर-ए-खेल है उसके ऊपर एक सिपह सालार होता था। और 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर होता था। और 10 अमीर के ऊपर है वो एक मलिक होता था। और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी सल्तनत काल में वो खान होता था। तो खान जो पद है वो सेना के अधिकारी का, जो खान शब्द लगाते हैं सरनेम है, वो एक तरह से एक सैन्य शब्द है। सेना का जो प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी है वो उसको खान कहते थे। तो इस तरह से सैन्य संगठन है वो जो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। और सल्तनत काल के अंदर है वो जो सेना है वो जो सुल्तान के नियंत्रण में जो सेना रहती थी, वैसे तो जो इक़्तादार है वो सेना उपलब्ध कराते थे, लेकिन सुल्तान के नियंत्रण में भी कुछ सेना रहती थी जिसको कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। तो जो नियमित सैनिक होते थे उसको मर्तब है वो कहा जाता था, जबकि जो अस्थायी सैनिक होते थे उसको गैर वजही कहा जाता था सल्तनत काल में। तो जो धनुधर जो सैनिक होते थे उसको धनु कहा जाता था। और जो पैदल सैनिक होते थे उसको सल्तनत काल में पाइक कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के अंदर एक घुड़सवार है उसका वेतन 234 टंका वार्षिक होता था, जबकि मोहम्मद तुगलक के समय में एक घुड़सवार का वेतन है वो 65 टंका वार्षिक होता था। तो इस तरह से सल्तनत काल के अंदर है वो जो सैन्य व्यवस्था है एक सुसंगठित सैन्य व्यवस्था थी। और इसमें जो एक तरह से जो प्रत्येक नगर होता था उसके अंदर अमीर दाग और जो मीर दाग है नामक 2 अधिकारी होते थे, जिनको आज की तरह हम सिटी मजिस्ट्रेट है वो हम कह सकते हैं। और इसके अलावा क्या था कि अमीर दाग के अलावा प्रत्येक नगर के अंदर एक कोतवाल होता था जिसका मुख्य कार्य वो नगर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल के अंदर है जो सल्तनतकालीन जो शासक है उन्होंने एक सुसंगठित है वो राजस्व एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया। और इसका जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। और बाद के जो सुल्तान है उन्होंने इसके अंदर समय अनुसार है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। और उसके कारण से है वो सल्तनतकालीन शासकों ने है वो अपने जो राज्य है उसको अपने साम्राज्य उसको पुनर्गठित करने के अंदर उसको सहायता मिली। और एक लंबे समय तक है वो शासन करने के अंदर है वो सफल रहे। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था है जिसका अध्ययन हमने 2 पार्टों में किया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक तरह से एक आप ये भी देख सकते हैं कि एक आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सल्तनत काल के अंदर है जो सबसे ज़्यादा इक्ता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत है वो कुल 23 इक्ताओं में विभाजित थी। 23 जो इक्ता है उसमें विभाजित थे। तो सबसे ज़्यादा इक्ता है वो प्रांत को कहा जाता था, प्रांतीय शासन व्यवस्था को इक्ता कहा जाता था। जो कि मुगल काल में हम देखते हैं वहाँ सूबा है, लेकिन सल्तनत काल में ये है। और सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था को आधार बना करके फिर मुगल कालीन शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता है, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।